हेलो दोस्तों, मैं आपको अपनी इस वीडियो में दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर में से कुछ सवालों के जवाब दूंगा और इसको समझाऊंगा अच्छी तरह से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति के परिणाम और गोर्बाचेव की लोकतांत्रिक, राजनीतिक, आर्थिक जो समाजीकरण की नीतियाँ थी, सुधार नीतियाँ, उनके बारे में बताया है। अब हमारा यहाँ पर अगला जो सवाल है वो सवाल यह है कि पूर्व साम्यवादी देशों में संघर्ष व तनाव की स्थिति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। सोवियत संघ की समाप्ति के बाद पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य आशंका वाले क्षेत्र हैं जिसके बीच संघर्ष और तनाव मौजूद है। दोस्तों, यहाँ समझना यह है कि पूर्व साम्यवादी देशों में तनाव और संघर्ष दो कारणों की वजह से है, जिसमें हम एक तो आंतरिक तनाव है और दूसरा हमारा है आपका बाहरी संघर्ष। यहाँ यह याद रखना है कि किसी भी देश के बीच जो तनाव और संघर्ष होता है वो दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। इसी तरह से यहाँ तनाव और संघर्ष दो। अगर हम आंतरिक तनाव की बात करें या संघर्ष की, तो इसमें सबसे जो पहला बिंदु है आपका वो है गृह युद्ध। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा और इस पूरे क्षेत्र में आज भी संघर्ष चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका एक नंबर में सवाल आता है कि जो तजाकिस्तान है वो कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, तो आपको यहाँ जवाब दे दिया गया है 10 वर्षों तक। इसी तरह से अजरबैजान का एक जो प्रांत है नगर्नो काराबाग, नगर्नो काराबाग में अर्मेनियाई जो लोग हैं वो अर्मेनिया से अलग हो, अर्मेनियाई लोग जो हैं वो किससे मिलना चाहते हैं, अर्मेनिया से। अर्थात दोस्तों, यहाँ समझना है कि अजरबैजान के जो नगर्नो काराबाग जो जगह है वहाँ जो अर्मेनिया लोग हैं वो वहाँ से अलग होकर कहाँ मिलना चाहते हैं, अर्मेनिया में। इसी तरह से आगे देखेंगे तो जॉर्जिया के जो दो प्रांत हैं वो आज भी स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। ये दो प्रांत कौन से हैं दोस्तों, तो एक तो है आपका यूक्रेन और दूसरा है किर्गिजिस्तान। इसी तरह से नदी जल के बंटवारे को लेकर भी आपस में क्या चल रहा है, युद्ध व संघर्ष की स्थिति चल रही है। दूसरा हमारा पॉइंट है पृथकतावाद। पृथकतावाद को यहाँ दोस्तों अलगाववाद भी कहा जाता है और रूस के जो दो गणराज्य है वो आज भी हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। एक आपका चेचन्या है और दूसरा आपका दागिस्तान है, चेचन्या व दागिस्तान। इसी तरह मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, जिसे मानवाधिकार के उल्लंघन के तौर पर भी जाना गया था। यहाँ भी एक नंबर का जो सवाल है आपका वो ये पूछा जाता है कि ऐसे दो कौन से प्रांत हैं जहाँ हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। एक तो आपका चेचन्या, दूसरा है आपका दागिस्तान। इसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु है वो आता है बाहरी संघर्ष और तनाव की स्थिति। बाहरी संघर्ष व तनाव की स्थिति, इसमें पहला आपका है संसाधनों पर नियंत्रण। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि मध्य एशियाई गणराज्य में तेल का विशाल भंडार है जिन पर बाहरी ताकतें व तेल कंपनियां अपना नियंत्रण करना चाहती हैं। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है आपका भूमि पर नियंत्रण। दोस्तों, यहाँ समझना यह है कि भूमि पर नियंत्रण अमेरिका और चीन, यह दोनों ही देश करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों ही देश के व्यापारिक हित इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से रूस जो है वह भी अपना नियंत्रण यहाँ स्थापित करना चाहता है, क्योंकि रूस का मानना है कि यह अपना निकटवर्ती विदेश था इनका, और इस वजह से यह दोनों ही देश अपने अपने नियंत्रण करने की बात करते हैं। यहाँ कुछ नोट बिंदु में है कि चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक कितने भागों में विभाजित हो गया। तो चेकोस्लोवाकिया दोस्तों यहाँ पर दो भागों में विभाजित हुआ, एक चेक और दूसरा स्लोवाकिया। यहाँ पर यूगोस्लाविया कई प्रांतों में विभाजित हुआ, एक हर्जेगोविनिया, दूसरा स्लोवेनिया और तीसरा क्रोएशिया। इस तरह से पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में कहीं ना कहीं तनाव और संघर्ष की स्थिति को देखा जा सकता है। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि भारत और रूस के संबंध का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहाँ यह है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस को बना दिया गया और जिसके बाद भारत और रूस के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा मिठास देखने को मिलती है, और वो किस तरह से है तो वो देखते हैं। यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस को बना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत व पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हो गए। भारत व रूस के संबंधों में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आपसी विश्वास। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि दोनों ही देशों के जो संबंध है वो एक दूसरे के प्रति विश्वास पर आधारित है, अर्थात दोनों ही देशों की जनता की अपेक्षाएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मेल भी खाती हैं। फिर इसके बाद आपका है एक समान विचार। अगला हमारा पॉइंट है कि द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। दोस्तों, यहाँ ये समझना है कि 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर भारत और रूस ने हस्ताक्षर किए थे। ये जो मुद्दे थे प्रमुख तौर पर, इनमें पहला मुद्दा आपका था कश्मीर मुद्दा, दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और कई सारे अन्य पॉइंट थे। इसी के साथ अगला जो हमारा है हथियारों का आयात। भारत जो है रूस से भारी मात्रा में हथियारों का आयात करता है, जो कि दोनों ही देशों के अच्छे संबंधों को बताता है। अगला हमारा तेल का आदान करता है भारत जो है रूस से बड़ी मात्रा में तेल भी प्राप्त करता है, और संकट की घड़ी में तेल का निर्यात कर भारत की हर समस्या का समाधान रूस ने किया है, जो कि दोनों ही देशों के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। अगला हमारा है विभिन्न परियोजनाओं में दोनों ही देश एक दूसरे के क्या हैं, साझेदार हैं, अर्थात भारत व रूस एक दूसरे के विभिन्न परियोजनाओं में साझेदार की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही भारत और रूस एक दूसरे की संस्कृति का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, और दोनों ही देशों में एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है। रूस में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन की फिल्मों के जो गीत होते हैं उनको गुनगुनाया और सुना भी जाता है, जैसा कि दोस्तों मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पर लाल टोपी फिर भी राजा दिल है हिंद।
दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का अंत होता है और इस वीडियो के साथ ही यह चैप्टर हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने अपनी पहली, दूसरी और यह हमारी तीसरी वीडियो थी। इस वीडियो में हमने इस विषय पर बात की कि किस तरह से दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ क्या उत्तराधिकार रूस को बनाया गया और भारत और रूस के आपसी संबंध किस प्रकार के थे। और पहली और दूसरी वीडियो में हमने यह जाना कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ एक शक्ति के रूप में कैसे उभरा था और साथ ही उस शक्ति के होने के बावजूद भी 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया। तो आप इस तीनों ही वीडियो को देखकर इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझ सकते हैं।